and all the distinguished guests over here. First of all, I would like to thank Gulmohan Maitri and especially Manjuji for this opportunity. And they are doing excellent work in the field of cancer, in the awareness campaign, especially for the cervical cancer vaccination for all the young women and children. तो 4th February जो होता है वो वर्ल्ड कैंसर डे की तरह मनाया जाता है. दिस इज जस्ट अ अवेयरनेस डे, बट एक्चुअली बात करें तो हर दिन कैंसर अवेयरनेस होना चाहिए, हर दिन कैंसर के लिए जागरूकता होना चाहिए जो हम लोग के अंदर होना चाहिए. सो कैंसर इज प्रिवेंटेबल, अवेयरनेस इज द की. कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में एक डर सा आ जाता है कि कैंसर क्या है. लोग सोचते हैं कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम लोग पिछले 20 से 30 साल की बात करें तो कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिसके लिए हमारे पास क्योर है, और कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिसको हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट्स को ठीक रख सकते हैं. कैंसर अगर बात करें तो काफी प्राचीन टाइम से इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है और एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट में भी इसका वर्णन किया गया है. और हिप्पोक्रेट्स ने इस वर्ड को कॉइन किया था सबसे पहले, जिसका मीनिंग था एक क्रैब, केकड़ा जो होता है उसे कैंसर का टर्म दिया गया था. मतलब वो आपके शरीर में अपने पैरों की तरह जकड़ने लगता है और उस शरीर को खा जाता है धीरे धीरे. तो कैंसर क्या होता है ये जानना जरूरी है. अगर हम लोग नॉर्मल सेल्स की बात करें, नॉर्मल बॉडी की बात करें, तो एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल से 3 सेल्स बनते हैं. काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कैंसर नॉर्मल सेल जो है डिवाइड करता है. लेकिन अगर हम लोग कैंसर सेल की बात करें तो वो काफी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड करता है. 1 से 4, 4 से 16 इस तरह से डिवाइड करता है और धीरे धीरे एक बड़ा ट्यूमर का रूप ले लेता है. और जो बड़ा ट्यूमर का रूप ले लेता है तो वो एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैलने लगता है. जैसे एग्जांपल बोले तो अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो वो आपके एक्जिला में चला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में, लिवर, लंग्स और ब्रेन में जा सकता है. टाइप्स ऑफ कैंसर, क्या क्या टाइप होते हैं कैंसर के, ये भी जानना जरूरी है. अगर नॉर्मली कैंसर को डिवाइड किया जाए तो उसे 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है. पहला है सॉलिड कैंसर, जैसे लंग का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, आंख का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, ये सब सॉलिड कैंसर में आते हैं. और दूसरा होता है ब्लड कैंसर, जैसे आप लोग जानते होंगे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा. ये सब लिक्विड कैंसर या हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी या ब्लड कैंसर कहते हैं इसे. सॉलिड कैंसर में जहां पे कैंसर होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा. जैसे सुनते होंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा कहते हैं, लेकिन बोन सार्कोमा कहते हैं. तो ये टिश्यू पर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा. तो कार्सिनोमा होता है, सार्कोमा होता है, जर्म सेल ट्यूमर होता है, काफी सारे नाम होते हैं इसके. और अगर हम लोग ब्लड कैंसर की बात करें तो इसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और अलग अलग कैंसर होते हैं. तो ये जानना जरूरी है कि बर्डन ऑफ कैंसर, कितने कैंसर के नए पेशेंट हम लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी. अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 2 करोड़ नए कैंसर के पेशेंट्स का डायग्नोसिस किया जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है. और इसमें लगभग 1 करोड़ जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं इसकी डेथ हो जाती है. तो 50% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स हु आर बीइंग डायग्नोज्ड आर डाइंग ऑफ कैंसर. इसका एक ही रीजन है कि हमारे अंदर जागरूकता की कमी है. काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एडवांस स्टेज में आते हैं, डायरेक्टली स्टेज 4 में आते हैं या स्टेज 3 में आते हैं, जब वो कैंसर का ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कैंसर जो होता है वो काफी एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है. अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 50% जो कैंसर होता है वो एडवांस स्टेज में आता है, लेकिन इंडिया में लगभग 60 to 70% कैंसर एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है. इंडिया में लगभग 40 लाख नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है. और इसमें से लगभग 8.5 लाख से भी ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा देश जो है एक डेवलपिंग कंट्री है
और यहाँ पे अवेयरनेस अभी भी रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर सही ढंग से अवेयरनेस को फैलाया जाए तो इस जो एडवांस स्टेज के जो परसेंटेज है इसको काफ़ी कम किया जा सकता है, जिससे हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कॉमन कैंसर क्या देखने को मिलता है? अगर इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर और उसके बाद स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और एसोफेगस कैंसर। ये WHO का डेटा है। फीमेल में बात करें तो दो सबसे कॉमन कैंसर है, पहला है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्विक्स कैंसर। बट अच्छी बात यह है कि दोनों कैंसर के लिए हमारे पास में अभी स्क्रीनिंग का माध्यम है। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग मतलब कि अगर किसी भी कैंसर को किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन में हम लोग उस टेस्ट को किए तो हम लोग किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास में मैमोग्राफी है जो 40 to 45 ईयर्स से हर साल करना चाहिए, और सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास पैप स्मीयर है और HPV DNA का टेस्टिंग होता है, जिसे करने से हम लोग सर्वाइकल कैंसर को भी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। और डेटा के मुताबिक सर ने कहा भी था कि अगर स्टेज 1 में हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर को या सर्वाइकल कैंसर को तो 95% से ज्यादा पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। कैंसर का काउज क्या है? कैंसर अगर बात करें WHO की तो 50% ऑफ द कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। तो बाकी 50% जो कैंसर है उसके काउजेस को अगर जान लें और उसको अपने बॉडी के अंदर नहीं आने दें तो हम लोग इस सभी कैंसर से बच सकते हैं। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काउज है टोबैको। टोबैको इज द लीडिंग काउज ऑफ कैंसर एंड इट काउजेज अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ ऑल द कैंसर। तो 1/3 कैंसर जो डायग्नोज किया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण तंबाकू। तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट हो, कैनी है, गुटखा हो, किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं तो वो कैंसर कराता है। अगर एग्जांपल लें कि कैंसर जो तंबाकू से कैंसर होता है उसमें केमिकल्स लगभग 7000 से ज्यादा होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसमें 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो प्योर कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस एक नया टर्म होगा आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये होता है कार्सिनोजन ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल होता है जो अगर आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वो आपके अंदर कैंसर कराता है निश्चित तौर पे। तो ये है एक तंबाकू के अंदर केमिकल्स, 70 केमिकल्स कार्सिनोजन होते हैं, इसलिए इसे अपने जीवन शैली में बिल्कुल ना लाएं। तंबाकू किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर करा कर सकता है, जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, इवन सर्वाइकल कैंसर में भी एक रिस्क फैक्टर तंबाकू का सेवन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है ओबेसिटी, मोटापा। अगर मोटापा की बात करें तो काफी सारे कैंसर ऐसे हैं जैसे कि ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन, बड़ी आंत का कैंसर, ये सब मोटापे से रिलेटेड होता है। और अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, चाहे 30 मिनट्स का, चाहे वो जिम हो, योगा हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, तो हम लोग इन सभी कैंसर से बच सकते हैं। प्रॉपर अब बात होती है कि डाइट को कैसे इंप्रूव करें। तो कुछ ऐसे डाइट्स हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाना चाहिए, और ये सभी जो डाइट होते हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे रहते हैं जिसमें कार्सिनोजेंस मिला रहता है, जैसे अल्कोहल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनका टेस्ट इनहांस करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो यूजुअली कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस रहते हैं उसमें। ग्रिल्ड मीट, रिफाइंड शुगर, सॉल्टेड, पिकल्ड एंड स्मोक्ड फूड, सोडा एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस में भी काफी सारे केमिकल्स ऐसे रहते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो अब बात होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है सर्वाइकल कैंसर के लिए, और अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो इस सर्वाइकल कैंसर के अलावा एक और कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल है, वो है लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको अगर लिया जाए तो हमारे अंदर लिवर कैंसर से हम पूरी तरह से इम्यून हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं।
सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है और ये 3 तरह का होता है, जिसमें 2 वैलेंट होते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं, क्वाड्रिवैलेंट होते हैं या फिर 9 वैलेंट वाले वैक्सीन अवेलेबल हैं। और इनकी शेड्यूल जो होती है 0 to 6 मंथ होती है और इसे लेने से मैक्सिमम चांस रहता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा और 9 ईयर्स से इवन 45 ईयर्स तक इसे रिकमेंड किया जाता है WHO के द्वारा। तो ये 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो आपको 2 इंपॉर्टेंट कैंसर से बचाते हैं और इसे प्रॉपर तरीके से हर लोगों को लेना चाहिए। कैंसर स्क्रीनिंग जिसके बारे में हमने बात की, ब्रेस्ट कैंसर, फिर सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर एंड लंग कैंसर, इन सभी के लिए हमारे पास में किसी न किसी तरह का स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV DNA और पैप स्मीयर, लंग कैंसर के लिए CT स्कैन अवेलेबल है और कोलोनोस्कोपी कोलोन कैंसर के लिए अवेलेबल है। इन सभी से हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट का। तो हमने बहुत कोशिश की कैंसर को प्रिवेंट करने की, वैक्सीनेशन में ले लिया, उसके बाद भी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के आपके अंदर आ सकते हैं, या तो वो जेनेटिकली कॉज होते हैं या फिर फैमिलियल होते हैं। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, तो बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अवेलेबल है और पिछले 20 साल में ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और स्टेज 4 के कैंसर भी अब पूरी तरह से ठीक होने का चांसेस रहता है उसमें। ट्रीटमेंट बेसिक तौर से अगर बात करें तो 3 तरह से किया जाता है। पहला है सर्जरी, जिसमें अगर ट्यूमर का गांठ कहीं पे है तो उसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का टर्म दिया गया है। दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में कुछ ऐसे रेस का यूज किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स पे जाके डायरेक्ट उसे किल करता है या उसे जला देता है। रेडिएशन को आमतौर की भाषा पे करंट या सिकाई भी कहा जाता है। और थर्ड होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट। मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है कीमोथेरेपी, दूसरा होता है टारगेट थेरेपी और तीसरा होता है इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी जैसे आप लोग सभी जानते हो कि काफी प्रॉब्लम वाली चीज होती है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन पहले की तुलना में अब ये काफी आसान तरीके से दिया जाता है और साइड इफेक्ट पहले की तुलना में काफी कम है, क्योंकि साइड इफेक्ट के जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं कीमोथेरेपी से, तो उसके लिए अलग से मेडिसिन हम लोग देते हैं, जिससे कीमोथेरेपी लेना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। दूसरा चीज होता है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी कुछ नए आविष्कार है, नई चीजें हैं जो डायरेक्ट कैंसर के टारगेट पे काम करती है। अगर कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर के सेल्स के सरफेस पे भी टारगेट्स होते हैं, सेल्स के अंदर भी टारगेट होते हैं और सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी टारगेट होता है। और ये टारगेटेड थेरेपी डायरेक्टली उस टारगेट पे जाके काम करता है, जिससे कि साइड इफेक्ट होने का चांसेस काफी कम होता है और रिजल्ट भी काफी बेहतर होता है। उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी की सबसे नई पद्धति में से आता है और ये कुछ नहीं, बस एक मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के अंदर दिया जाता है, बट ये काम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और बूस्ट करके करता है। आपके बॉडी के अंदर ये जब जाता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और ये बॉडी की इम्यूनिटी ही कैंसर सेल्स को मार देती है। तो ये है इम्यूनोथेरेपी। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है क्या। और आप लोग को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार में काफी सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ भी है, डॉक्टर अविनाश भी हैं। तो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं वो एट पार है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड में। इंडिया को आप छोड़ी तो किसी भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट पे अगर हम लोग तुलना करें तो पटना में भी वो सारे काम होते हैं जो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो डेटा क्या बताता है? इतना सारा आविष्कार हुआ, इतने सारे नए मेडिसिन आए, नए टेक्निक आए,
इम्प्रूवमेंट सर्वाइवल में है कि नहीं है। सो फाइनल जो लेमैन एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सर हम इससे बच सकते हैं, क्या मेरी लाइफ बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, तो आम क्वेश्चन यही होता है। तो डेटा ये बताता है कि आंसर इज यस, सर्वाइवल है, सर्वाइवल है। पहले से तुलना में अगर देखा जाए तो ये ग्राफ आप देखेंगे जो डॉटेड लाइन है, ये 1917 से अभी 2000 के बियॉन्ड है, डायरेक्ट ये अपवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द सर्वाइवल इन द कैंसर पेशेंट्स। अगर पहले बात करें एग्जांपल की लंग कैंसर के बारे में, लंग कैंसर स्टेज 4 में जब कोई आता था आज से 20 साल 30 साल पहले, तो सर्वाइवल सिर्फ 3 से 4 महीने की होती थी। हमारे साथ सीनियर सर भी हैं, सतजीत सर, तो उन लोगों को पता होगा कि पहले कैंसर की सर्वाइवल बहुत कम होती थी, 4 महीने 6 महीने स्टेज 4 में इतना ही लाइफ होता था कि लंग कैंसर की बात करें। लेकिन अब जब से टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का यूज होने लगा है, तो काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 5 साल 6 साल और उससे भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं स्टेज 4 में। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं स्टेज 4 के जिनका जब हम लोग पेट स्कैन, रीअसेसमेंट स्कैन कराते हैं तो पूरा कैंसर गायब हो चुका होता है, कोई कैंसर का सेल नहीं बचता है बॉडी के अंदर। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ टारगेट एंड इम्यूनोथेरेपी, एंड दिस इज द एडवांसमेंट इन द कैंसर फील्ड, कैंसर ट्रीटमेंट। So you don't have to be afraid of cancer anymore. Cancer is preventable, but it is preventable because of our knowledge. What I am sharing with all of you, जो अवेयरनेस हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग वो अवेयरनेस को अपने कलीग तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने फैमिली तक पहुंचाएं, और ये जाने कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। हमारे साथ काफी कैंसर सर्वाइवर्स भी हमारे साथ मौजूद है, एंड दे आर द रियल सुपरस्टार्स, और उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद कि वो लोग अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूट टू यू ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स। तो अगर हम लोग साथ मिलकर काम करें